सकता है कितने लोगों ने घर में जाके रिवीजन किया है ईमानदारी से किया है? क्योंकि अब जो चीजें आने वाली हैं वो बेसिकली केवल और केवल रिवीजन पर ही आधारित है। हिस्ट्री पूरी रिवीजन पर आधारित है और एक हाथ जोड़ के निवेदन है थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाइए। मैंने पिछले सारे लड़के लड़कियों से कहा था अगर पुराने लड़के लड़कियों बोलते हैं देखिए आपका जी के खत्म होने पर आ गया है। आपने संविधान पढ़ लिया है, उसके पहले आपने अर्थशास्त्र पढ़ लिया, उसके पहले जो लोगों ने क्लास अटेंड करी उन्होंने भूगोल पढ़ी है, हाँ है ना। बस साइंस के 3 पार्ट बचे हैं। ये बात अलग है जो लोग नए आए हैं उनकी शुरुआत हो रही है। हमेशा इसलिए स्टूडेंट से कहा जाता है खाली समय का उपयोग करें। अब फिर भी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने नया बैच चालू किया, अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने अपन ये दोस्तर बोर्ड में कंप्लीट करेंगे अपन। और अगर आप एग्जाम के टाइम पर ही आते तो हम आपको कुछ नहीं पढ़ा पाते, केवल केवल बता पाते कि इतनी चीजें हैं। चलिए हिस्ट्री में आज हमारा प्राचीन काल का लास्ट लेक्चर है, प्राचीन इतिहास का लास्ट लेक्चर है। ओके हमने कल तीनों वंशों के बारे में, कल यानी कल का मतलब होता है लास्ट क्लास तक, हमने एक तरफ पाल वंश, नीचे राष्ट्रकूट वंश, हाँ या ना, और एक तरफ हमने क्या प्रतिहार वंश और प्रतिहारों के सामंत, प्रतिहारों के पढ़े हैं ये नहीं पढ़े हैं। अब जितने ज्यादा बार रिवाइज करेंगे हर राजा ध्रुव से लेकर के कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी कि ध्रुव किस वंश का है, देवपाल किस वंश का है, धर्मपाल किस वंश का है, नागभट्ट किस वंश का है, सुनना हो। और आज यदि आपने इसे मेमोरी में सेट कर लिया तो कुछ हाँ, तो आगे कभी आपको उसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तैयारी बेटा ऐसी करना कि एग्जाम के टाइम आपको बार बार उस सब्जेक्ट को ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अपन एग्जाम के टाइम पर स्क्वायर बुक पढ़ेंगे अपन। चलिए कल सूर्यवंश हो गया था, ये आप लोग भी पढ़ना था, फिर हमने आपको पढ़ने दिया था, है ना। हाँ पल्लव वंश हमने आपसे कहा था छोटा एरिया है, चीजें छोटी हैं, बहुत बड़ा वंश नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। आप नक्शा पर देखिए जरा, नीचे दक्षिण भारत में पल्लव वंश लिखा होगा, वहीं पास में चोल वंश लिखा होगा, वहीं पास में पांडे वंश लिखा होगा और वहीं पर चेर वंश लिखा है, हाँ या ना। नहीं लिखा है, आवाज नहीं आ रही है, लिखा है ना कि नहीं लिखा है। तो अब पल्लव यानी दक्षिण भारत। अब पल्लव वंश में हमें चीजें बहुत छोटी हैं, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं। ओके चलिए देखते हैं इसका संस्थापक कौन है, किस वंश का। आवाज नहीं आ रही है। अब सब लोग सामने देखें, इसमें कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा ऐड मिलेंगी। एक्स्ट्रा ऐड होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपके नोट्स में कमी है, नहीं, बल्कि ये बात और पॉजिटिव है कि हम आपको रोज जब हम पढ़ाने आते हैं तो और नई चीजें हम क्या आपको पढ़ा सकते हैं वो लेकर आते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? देखें इसका पुत्र कौन था। अब पल्लव राजवंश जो है, अब फिर वही कहानी जैसे पहले और राजाओं के बारे में बताया कि अग्निकुंड से उत्पन्न होता है, ऐसे बताया कि स्वादियों को आपस से हटाने के बाद पल्लवों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। ये जनरल है, यहां याद करने का कुछ नहीं है। पल्लव शब्द का अर्थ होता है लता का वाचक। पल्लवों का अधिकार दक्षिण आंध्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया है, हाँ या ना। और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई, कांचीपुरम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पल्लवों की राजधानी क्या है, पल्लवों का संस्थापक कौन है ना। पहला राजा, अंतिम राजा और खास तौर पर राजधानियां, सुन रहे हो। और उस वंश का सबसे प्रतापी राजा, उस वंश को
ये 3-4 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो अब यहां देखिए राजधानी क्या आ गई है, कांचीपुरम। अरे राजधानी क्या आ गई है, अरे क्लियर है भैया, यहां रटने का है। हम तो इंडिकेट करते जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपसे मुंह से जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पल्लवों का प्रथम शासक कौन है, इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की है, कहेगी। अरे क्लियर है। अब ये अवनी सिंह कौन है, अवनी से, अवनी यानी धरती और अंबर, समझ में आ रही है। तो ये अपने आप को धरती से लेकर के अंबर तक का राजा कह रहा है। कौन, आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यह वीर और पराक्रमी था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मलय, मालवा, सिंहल के राजाओं में युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। सॉरी, देखो आसपास के राजा चेर, चोल, पांड्य, नक्शे में देखो जरा, आजू बाजू देखो पड़ोसी राजा है कि नहीं है, पड़ोसी राजा नहीं है, अरे बोलो है। एक मिनट, दिक्कत नहीं है बार बार फोन आने की। चलिए, तो पल्लवों में मेन राजा आता है सहिष्णु। कौन आता है, क्लियर है। अब देखें, जब सहिष्णु की बात को और आगे बढ़ाते हैं, देखें जरा, यहां पर मेन सहिष्णु के बारे में ही पहुंचा जाएगा। वैष्णव मताई नहीं था, और जिसने कला को भी अत्यधिक प्रोत्साहन दिया है ना। अब मेन आता है मल्लपुरम का आदि बारह मंदिर। कौन आता है, अरे क्लियर है। कहां का है ये, आवाज नहीं आ रही है। अब ये नीचे दक्षिण भारत है, तो कन्नड़, तमिल इन भाषाओं को ज्यादा बोलने वाला है। अतः यहाँ पर कांचीपुरम है, महाबलीपुरम है, मल्लपुरम है, ये नाम ज्यादा आएंगे। समझ में आ रही है। तो आदि बारह मंदिर का निर्माण कहा हुआ है, मजा नहीं आ रहा यार। ओके, और बनवाया किसने है, अरे क्लियर है।
उस सिंह विष्णु और उसकी दो रानियों की प्रतिमाएं भी यहां पर स्थापित की गई हैं। सिंह विष्णु की राजसभा में संस्कृत के महाकवि भारवी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब प्रश्न आता है कि संस्कृत के महाकवि भारवी किसके दरबार में थे? अब आगे बात समझो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये कवि। नाम क्या है? मजा नहीं आ रहा? अरे क्लियर है? भारवी इनका नाम है और ये सिंह विष्णु है ना। और वंश आ जाए तो पल्लव वंश, क्या आ जाए? है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम, इसी वंश का कौन आ गया? अरे क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसने नित्य विलास प्रहसन, मेन ये नाम ये याद रखना कि ये स्वयं एक बहुत बड़ा लेखक था और इसने क्या लिखा है? नित्य विलास, है ना। अरे क्लियर है? हम बार बार कह रहे बेटा यहां रटने का है, यहां बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं आई हैं जिन्हें हम आपको कहानियां समझाएं, लेकिन यहां से क्वेश्चन पक्का आते हैं कि सिंह विष्णु किस वंश का था, राजधानी क्या थी, आदि 12 मंदिर किसने बनवाया? सुन रहे हो? कवि भारवी किसके दरबार में थे? कौन के? मजा नहीं आ रहा यार? अरे क्लियर है? और आगे बढ़े तो नित्य विलास प्रहसन किसने लिखा? महेंद्र वर्मन ने। कौन लिखा है? अरे क्लियर है? अब देखो उसी समय सेम टाइम देखो जरा, चालुक्य, बादामी के चालुक्य, और बादामी की चालुक्य में कौन है? पुलकेशियन। महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण कर पल्लवों और चालुक्य के मध्य लंबे समय तक संघर्ष प्रारंभ, युद्ध प्रारंभ हो गए। उनके बादामी के चालुक्य, बादामी के, क्योंकि 3 प्रकार के चालुक्य दक्षिण भारत में हैं, बादामी, कल्याणी और वेंगी। सुन रहे हो? जबकि वो कौन है? गुजरात। गुजरात के चालुक्य तो बहुत दूर है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? तो एक प्रश्न नया बनता है कि पल्लवों का चालुक्यों से संघर्ष किसके शासनकाल में? महेंद्र वर्मन। सुन रहे हो? चलिए आगे। शिवसंत जैन धर्म का परित्याग कर सोमक को किया। पल्लव वंश में कांचीपुरम। अब देखो जरा, यहां पर ज्यादातर देखें, ये 2 प्रकार से इनके वंश आए हैं, इनकी वंशावली, इनके पुत्र। आपको ये ज्यादातर याद नहीं रखना है, आपको ज्यादातर सिंह विष्णु, है ना, और महेंद्र वर्मन प्रथम। ओके। अब देखो उसके बाद कौन आया? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन आया? अरे क्लियर है? अब देखो नरसिंह वर्मन प्रथम आया, पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अब यहां पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात कि पल्लवों का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन? सुनाई नहीं दिया? मर रहे हो? जिंदा हो? बेटा यहां पर मनोरंजन नहीं चल रहा, हमने आपको उत्तर देने को कहा है ना। सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना गया? अरे क्लियर है? अच्छा, दक्षिण भारत में जैसे आपने उत्तर भारत में उपाधियां बनी, विक्रमादित्य, परम भट्टारक पढ़िए, ऐसे ही दक्षिण भारत में तमिल और कन्नड़ उपाधियां जैसे वातापी कोंड। क्या हमें आवाज नहीं आ रही है? तो देखो इसने इतनी सारी चीजें इनको हरायो, पुलकेशियन द्वितीय को हरायो, और अपने आप को क्या कहा है? आवाज नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? अब वातापी कोंड क्यों कहा है? इसने किसको हराया? पुलकेशियन। और ये पुलकेशियन द्वितीय कौन है? वातापी का चालुक्य है। क्या नहीं आ रही बात में? अतः इसने अपने आप को वातापी कोंड कहा है, वातापी का विजेता। समझ में आ रही बात? ये प्रश्न परीक्षा में आता है। वातापी कोंड की उपाधि कौन ने धारण की? नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन प्रथम। सुन रहे हो? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वातापी कोंड की उपाधि पक्का?
कारण क्या था? क्योंकि इसने वातापियों को हराया था। वातापियों में किसको? किसको? अरे क्लियर है? देखिए, नरसिंहवर्मन शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग, अब देखो जरा, हुएनसांग वही समय आ गया हर्ष का। अब आप कहोगे सर इतने बाद में पढ़ा रहे, नहीं, उस समय हम आगे बढ़ाते गए। उस समय वो वाले वंश आगे बढ़ रहे थे, दक्षिण भारत में ये वाले वंश आगे बढ़ रहे थे। बात समझ में आ रही है? देखिए, चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया, नरसिंहवर्मन प्रथम ने मालपुरम और महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। अभी देखो जरा, एक अपन ने पढ़ा था मल्लपुरम, और मल्लपुरम को बड़ा करके क्या हो गया? महाबलीपुरम। क्या हो गया? और महाबलीपुरम नगर बसाया कौन ने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। कौन ने? अब नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम बसा दिया है। इसके आने वाले वंशज महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करेंगे। नहीं आ रही बात समझ? जैसे हमने कल चंदेल वंश पढ़ा था कि यशोवर्मन ने खजुराहो नगर की स्थापना करी, कुछ मंदिर बनवाए, और उसके आने वाले वंशज धंग ने बहुत ज्यादा मंदिर बनवाए। नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। ऐसे ही यहां पर एक प्रश्न बारीक क्लियर होता है कि महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की? कौन ने? या हम कहें पल्लव वंश ने। कौन ने? अरे क्लियर है? अब देखे, इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें धर्मराज मंदिर। कौन सा मंदिर? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? अरे क्लियर है? धर्मराज मंदिर कहां है? कौन ने बनवाया? कौन ने? नरसिंहवर्मन प्रथम। कौन ने? और ये नरसिंहवर्मन प्रथम है कौन? पल्लव वंश का राजा है। देखिए, द्रविड़ शैली में आरंभ किया गया, माल्य शैली कहा गया। नरसिंहवर्मन द्वितीय आया, इसका उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा, कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। अब देखो जरा, नरसिंहवर्मन द्वितीय देखो आप। अब मेन बात सुनो। अब जब ये वंश बड़ा हो गया, युद्ध खत्म हो गए, शांति आ गई, तो अब पैसा खर्च होगा ज्यादातर निर्माण में और साहित्य में। और ये हमने इतिहास में आपको कई बार चर्चा करी है कि अगर कोई वंश स्थायी रूप से स्थापित हो जाए तो पैसा युद्धों की वजह कहां लगने लगता है? निर्माण में। सुन रहे हो? देखे, कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। कल एक आया था एलोरा का कैलाश मंदिर, याद है? याद है? एलोरा का कैलाश मंदिर कौन ने बनवाया था? कौन है? कृष्ण प्रथम ने। आया ना? और वो था राष्ट्रकूट वंश का राजा। कौन था? अरे क्लियर है? और यहां क्या आ रहा? कौन आ रहा? अब कांची कौन की राजधानी है? पल्लवों की। कौन की? यानी यहां निर्माण कौन कराएगा? पल्लव। कौन कराएगा? अब महाबलीपुरम कौन ने बनाया? नरसिंहवर्मन। अरे क्लियर है? देखे, यहां पर कैलाश मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिंहेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर, मल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिर, सीधी आज महाबलीपुरम और कांचीपुरम। महाबलीपुरम और क्लियर है? इन दो में पल्लव वंश ने निर्माण कराया। आगे बढ़ते हैं। राज से आगम प्रयोग शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। कांची में एक संस्कृत महाविद्यालय, जिसे हम तेलुगु भाषा कन्नड़ भाषा में कहते हैं घटिका। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? इसका निर्माण कराया। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल भेजा। क्लियर है? अब यहां पर इतना आपको ज्यादातर याद रखना है कि पल्लव वंश का पहला राजा। हाँ भाई, नहीं आ रही है? पक्का? हाँ या ना? राजधानी
राजधानी। अरे क्लियर है? इसने एक मंदिर बनवाया था, धर्मराज मंदिर। क्या? आदिवाराह मंदिर। कौन सा मंदिर? अरे क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, महाबलीपुरम नगर की स्थापना कौन ने करी? नरसिंह वर्मन। क्लियर है? पक्का? अच्छा काशी का कैलाश मंदिर कौन ने बनवाया? पक्का? अरे क्लियर है? अब आपने रिपीट कर लीजिएगा, यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन परीक्षा में आते ही हैं। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दक्षिण भारत का ही मेन वंश चोल। क्यों? किसके हो रही है? चोल वंश इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि चोल वंश के बीज मौर्य साम्राज्य के समय और ईसा पूर्व, उस समय ये राजा नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस समय भी इनके खानदान के सबूत मिले। समझ में आ रही है? मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, उसने दक्षिण भारत में कहा है कि कोई एक खानदान है चोल वंश। हाँ या ना? जो बाद में जाकर के समृद्ध हो गए और राजा बन गए और एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब मेन बात आती है कि ये चोल वंश क्यों है भारत में पहली बार। अब चोल वंश जरा इंडिकेट करो कहां है? नीचे करो, इंडिकेट कहां? सबसे नीचे है कि नहीं है? जहां नीचे है उसके नीचे श्रीलंका है। नक्शे में आई है नहीं आई मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए, उसके नीचे श्रीलंका है। तो अब ये बस पहले हम आपको बता देंगे बस क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आज जो भारतीय नौसेना, जल की सेना की चर्चा होती है, ये सबसे पहले चोल वंश राजाओं ने सेना बनाई थी। क्या बनाई थी? हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो इतिहास में पहली बार नौसेना किनके पास थी? आज जब ग्राम पंचायतों की बात सुनते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात सुनते हैं, ये सबसे पहले चोल वंश ने प्रैक्टिकल किया था। कौन किया था? अरे क्लियर है? तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बंगाल की खाड़ी को भी जीता था। चोल राजाओं ने, कौन ने? बंगाल की खाड़ी को जीता था। और ये उस समय ये बंगाल की खाड़ी को बहुत पवित्र झील मानते थे। क्या मानते थे? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में पानी गिरता था गंगा का। काय का? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? अतः इन राजाओं ने गंगा से संबंधित उपाधियां धारण की। नहीं आ रही बात समझ? पहली बात नौसेना, नंबर 2 श्रीलंका पर आक्रमण। श्रीलंका का बहुत सारा भाग इनने जीत लिया था। तो इतिहास में प्रश्न आता है किन भारतीय राजाओं का राज्य श्रीलंका तक था, यानी भारत के बाहर तक? तो कौन राजा? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? और इन्होंने बंगाल की खाड़ी, देखो जरा बंगाल की खाड़ी देखो, यहां ऊपर तक, यहां पर हमला किया और यहां पर गंगा का वो भाग जीता जहां पर गंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में मिलता था। समझ में आ रही बात? और ये बंगाल की खाड़ी को एक पवित्र झील के रूप में मानते थे और कहा जाता था कि अब गंगा को जीतने के बाद उनने गंगा से संबंधित उपाधियां धारण की। अब आगे बात में इन 2-3 कारणों की वजह से चोल वंश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। वो चोल वंश से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखते हैं जरा चोल वंश, विद्यालय, आदित्य प्रथम, परांतक, ठीक है, ये नाम आप सुन लीजिए, यहां पर इनको आप पढ़ते रहिएगा। ये वंशावली है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि बहुत पहले मौर्य वंश के समय मेगास्थनीज नामक
लेखक ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसने उस समय कहा था कि कोई चोल है दक्षिण में। उस समय इतने प्रतापी राजा नहीं थे। हाँ या ना? अरे क्लियर है? चलिए चलिए सॉरी यार, आज आपका क्लास का बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए देखें। तो ये बात हम आपको बता चुके थे जो अभी आई है कि मेगास्थनीज ने। अब देखिए मेरा 9वीं और 12वीं शताब्दी तक चोल वंश के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर शासन किया। अब 12वीं सदी क्यों? क्योंकि 12वीं फिर वही बात है, मोहम्मद गौरी आया ना, फिर यहां से मुस्लिम शासक आ गए तो सारे वंश क्या हो गए? हो गए। हाँ या ना? देखें 8वीं शताब्दी चोलों की राजनीतिक सत्ता में उत्थान हुआ। इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांडवों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष चल रहा था और बीच में कौन आ गए? चोल। हाँ ना? देखो राष्ट्रकूट अपने आप को शब्द कर रहे थे और चालुक्य और अरे क्लियर है? एक नाम नहीं आ पाया, चेर सोडा वंश था। अरे क्लियर है? और उसी समय एक और शक्ति पैदा हो गई, कौन सी? चोल। पक्का? देखे चोलों का आरंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य की स्थापना कौन ने की? ये पहला राजा है। पहला राजा का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था, पल्लवों को क्या था? अभी हमने पल्लव राजा पढ़े थे, पहले ये उनका सामंत था। धीरे धीरे इसने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अपने आप को बड़ा राजा घोषित कर लिया। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीन करके और यह तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो एक बात और, इनकी राजधानी क्या आएगी? तंजौर। क्या आएगी? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? इनकी राजधानी क्या आएगी? ओके। विजयालय ने नर केसरी उपाधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नर केसरी। अभी आया था वातापी कौन? कौन ने? कौन ने? अरे क्लियर है? यहां क्या रहे? सुनाई नहीं दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नर केसरी की उपाधि कौन ने ली? पक्का? हम क्वेश्चन तक बताते जा रहे हैं, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं तो याद ना करो। विजयालय के बड़े आदित्य प्रथम बैठा। आदित्य प्रथम ने कोदंड राय की उपाधि धारण करी। परांतक आदित्य प्रथम की मत उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा। इसने मदुरै कोंड, भैया कोंड का मतलब उस समय होता था विजेता। दक्षिण भारत में ये कन्नड़ और तमिल भाषा का शब्द कोंड आया ना? तो अभी आया था वातापी कोंड, क्या नहीं आया था? इसने मदुरै जीता। तो क्या कह रहे हैं? अरे क्लियर है? तब कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और परांतक के बीच हुआ, जिसमें चोल राजा पराजित हुआ।
परंतु प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव निवास करता था। सबसे संदर्भ छोड़, हाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम बताना चाह रहे हैं कि चोल शासकों में सबसे इंपोर्टेंट राजा है राजराज प्रथम और एक नाम आता है राजेंद्र प्रथम। इन दो राजाओं के कारण चोल वंश से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही बात? कौन 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 कौन? अरे क्लियर है? कौन कौन क्लियर है? देखिए क्यों राजराज प्रथम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज बन गया। वास्तविक नाम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। इसने अपने शासन काल में कांडूर सालकेलम इन चीजों को भी जीता। उपाधि धारण करी। इनको जीतने के बाद त्रिवेंद्रम के चौरे में नौसेना को ध्वस्त किया और अपनी नौसेना बनाई। इसने मदुरै पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। नहीं आ रही भाषा में? इस एक लाइन के कारण हमें राजराज प्रथम पढ़ना है। नहीं आ रही भाषा में? परीक्षा प्रश्न आता है कि किस भारत के किस राजा का साम्राज्य श्रीलंका तक फैला था? तो ना अशोक सम्राट था उसका भी नहीं फैला था, कनिष्क का भी नहीं फैला था, ना गुप्त साम्राज्य का फैला था। इनमें से आंसर आता है चोल वंश। क्या आता है? आवाज नहीं आ रही है? चोल वंश का राजा है कौन? राजराज प्रथम। कौन? आदमी क्या सोचते हैं जब प्रश्न आता है परीक्षा में कि अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को वहां पर प्रचार करने भेजा था इसलिए उसी का राज होगा? नहीं था। और इसका साफ आंसर है चोल राजा। क्या है? समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अरे क्लियर है? पक्का बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। देखे साम्राज्य में मिला लिया। अब राजराज प्रथम वंश चोल नौसेना के कारण प्रसिद्ध है। आगे देखें, राजराज ने अनुराधापुर और इनको अपनी राजधानी बनाया। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। शिवपाद शेखर की उपाधि राजराज के नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण मालदीव की वजह है। देखो उसने मालदीव को ही जीता काय के कारण? नौसेना के कारण। तो भारत में सबसे अच्छी नौसेना चोल राजाओं के पास थी। कौन के पास थी? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, इसका नाम राजराजेश्वर मंदिर था। ठीक है, ये राजराजेश्वर मंदिर जो है ये देखो तंजौर जिनकी राजधानी थी, राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया। सीधी बात, अपनी अपनी राजधानी में निर्माण हो रहा है। आपको भी याद हो काशीपुरम और महाबलीपुरम, यहां पर पल्लव थे। हाँ या ना? यहां पर क्या आ रहा? तंजौर। क्या आ रहा? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कौन सा मंदिर? अरे क्लियर है? ये बनवाएंगे कौन? चोल। कौन बनवाएंगे? तो चोल में भी कौन राजा? मजा नहीं आया। अरे क्लियर है? देखें यह मंदिर शासनकाल में गरिमा का श्रेष्ठ उदाहरण है। राजा प्रथम के शासनकाल में यह मंदिर पूरी तरह तैयार हो गया। इस मंदिर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसलिए बृहदेश्वर मंदिर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहां है? तंजौर, तमिलनाडु के। हाँ ना? किस वंश से संबंधित है? चोल। चोल में भी कौन से? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिए राजेंद्र प्रथम। अब ये गंगा को जीतने के कारण प्रसिद्ध होगा। नहीं आ रही आशा में? आ रही है? राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेल राजाओं को पूर्व तक पराजित कर दिया। श्रीलंका की विजय को परिणति तक पहुंचाने के लिए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट
और मुकुट को अपने पास रख लिया, मतलब तो हमारे अधीन हो, हमारे गुलाम हो। जबकि इसके जो पूर्वज थे उनने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। समझ में आ रही बात? देखें, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया, आक्रमण था, बंगाल पर आक्रमण किया। इस विजय की स्मृति में उसने गंगे कोंड, अब कोंड माने बुझिए था, तो बंगाल में कौन नदी है? गंगा। कौन? इसने गंगा के एरिया को जीता, गंगा के एरिया को जीता, इसलिए इसे कहा गया गंगे कोंड। क्या कहा गया? अरे क्लियर है? चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई है? याद रखना, नीचे दक्षिण भारत में वातापी कोंड की वादियां, हाँ या ना? एक वातापी कोंड पल्लव राजाओं में, याद है ना? क्योंकि उसने वातापी के चालुक्यों को हराया था। अरे क्लियर है? और इसके बाद आता है यहां पर कौन, अब इसने गंगा नदी की एरिया को जीता, तो इसने अपने आप को क्या कहा है? राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड। क्या कहा है? अरे क्लियर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक नरकेसरी की बात ही आई थी अभी, कौन ने? विजयालय ने, हाँ या ना? अरे क्लियर है? नरकेसरी, वातापी कोंड, मदुरै कोंड, सुन रहे हो? और अब यहां क्या आया? कौन? इनका एक काम करेंगे, हम अलग से प्रिंट आउट भी आपको दे देंगे। हम सब बच्चों को बता देंगे कलम प्रिंट निकाल के, क्योंकि इसमें और बारीक जानकारियां हुई हैं। ठीक है? चलिए, अब इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र, मुडिगोंड, चोल आदि वादियां धारण की। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई। इसका नाम दो वही गंगई कोंड चोलपुरम। नहीं आ रही है? आ रही है? चलिए चलिए, इसमें मलय प्रादी, सुमात्रा, जावा ये सब जीत लिया। क्योंकि दक्षिण भारत में अगर कोई वंश था तो ये विजेता वंश था चोल। कौन था? अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है? सैलेम राजेंद्र का शासन किया। चलिए, तो यहां पर अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचते हैं। अब आप ये रीडिंग करते रहिएगा। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र कौन आया? राजा विराट। ओके, चलिए, राजेंद्र पुत्र आया राकेशरी की उपाधि। ठीक है? चलिए, तो ये अब आप लोग पढ़ते रहिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चोल राजाओं में जो मैंने मेन उदाहरण आपको बताए हैं वो सबसे इंपोर्टेंट। अब देखो जरा, यहां पर एक आया दक्षिण भारत में श्रवणबेल बोला, एक स्थान कौन आया? अरे क्लियर है? देखो, इस काल में श्रवणबेल मिले चोल दादाओं। ठीक है? चोल दादा को चामुंडराव। कौन? ठीक है? इस काल में उल्लेखनीय क्षत्रिय विकास हुआ। तो ये अब आप थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, हम आपको प्रिंट दे देंगे। यहां पर कल पंप कौन और रण्य के बारे में कल हम आपको बता चुके, नहीं बताया? हाँ या ना? ये हम आपको बता चुके हैं। पूरे कदम राज जाता है, आपको रीडिंग कर लेना है। तो यहां पर ये चीजें अब आप रीडिंग कर लेंगे। हमने जहां से आपको क्वेश्चन बताए हैं वहां से आपको प्रश्न आएंगे। अच्छा, एक बात, यहां पर एक कश्मीर का राजवंश आता है, फिर आता है कारकोट, उत्पल। बहुत छोटी सी चीजें हैं, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है। इनको थोड़ा सा आप रीडिंग करिएगा। हम वहां पर आपको क्लास में ज्यादा जोर दे रहे हैं जहां की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब देखें जरा, हमारी कहानी जो कल से शुरू होगी वो क्या शुरू होगी? अरब का आक्रमण। क्या होगा? और अरब का आक्रमण कब होगा? 712 में। कब होगा? यहां चालुक्य हैं, प्रतिहार है, राजपूत हैं, और यहां, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? और यहां से अरबों का आक्रमण होगा, अरबों का आक्रमण होगा। पहले मोहम्मद बिन कासिम आएगा। समझ में आ रही बात?
महमूद गजनवी आएगा, फिर मोहम्मद, फिर बोरी के 3 गुलाम रहेंगे, खुदा कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, हाँ या ना। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का और गुलाम आएगा इल्तुतमिश, और ये फाइनली भारत की गद्दी संभाल लेगा, और यहां से शुरू होगा मध्यकालीन भारत। क्या शुरू होगा? अरे क्लियर है? तो आज हम यहां पर ये आपका प्राचीन इतिहास समाप्त करते हैं। कल आपको नोट्स मिल जाएगा मध्यकालीन भारत का। एक हाथ जोड़कर निवेदन है, सेम डे जैसे आप पढ़ाई चालू करें, अब बात आएगी ज्यादातर समय की। कई बात आएगी? अरे क्लियर है? आज आपका होमवर्क है, आज आपका होमवर्क है कि आज आपको हिस्ट्री का पहला पार्ट A to Z जितनी सारी चीजें हमने आपको बताई हैं बिल्कुल युद्ध स्तर पर याद करके आपको आना है। आज हम आपकी क्लास यही खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा अर्जेंट काम है, तो ये हम क्लास आपकी कर लेंगे। कल हम सुबह चालू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ओके, और हम कल खत्म करेंगे सेकेंड पीरियड में वर्गमूल। सुन रहे हो? तो संभावना कल यह है कि कल हम अरब आक्रमण भी पढ़ेंगे। क्लियर है? आज के लिए सॉरी, आपकी क्लास थोड़ी सी मिस हो रही है, ठीक है, निकल जाइए।